नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं स्वदेश आज। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महंगाई की। महंगाई ये वो चीज है जिसका हर आम और खास पर असर पड़ता है। खास तौर पर आजकल जिस रफ्तार से महंगाई का मीटर बढ़ रहा है, ऐसे तो किचन से सामान घटता जाएगा और आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। हमने आपको सीएनजी पेट्रोल का असर समझाया था। आज हम आपको पीएनजी एलपीजी की महंगाई का आप पर किस तरह से असर पड़ रहा है वो बताने जा रहे हैं कि कैसे एक साल में ही आपका मंथली बजट बिगड़ गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीएनजी की, यानी जो पाइप के जरिए आपके रसोई में गैस आती है। यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरह से पिछले एक साल में इसमें हमने इजाफा होते हुए देखा है। तो जैसे कि आप भी देख सकते हैं, दिल्ली में अगर यहाँ पर रेट आप अगर देखें तो 28 रुपये 41 पैसे प्रति यूनिट है और यहाँ पर मंथली यूनिट आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़कर सालाना खर्च अगर आप देखें तो ये 5113 पर चला गया है और महीने का खर्च जो है आपका ये बढ़ोतरी के बाद 426 रुपये 15 पैसे बढ़ा है। हर महीने इस लागत में आप देखिए इजाफा हुआ है और अब ये कीमत बढ़कर 5113 पर हो गई है। ये हमने बात की है पीएनजी के खर्च की, जिसकी दिल्ली में आपने देखा 28 रुपये 41 पैसे की रेट है। लेकिन पीएनजी का अगर हम खर्च देखें और दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में 41 रुपये 61 पैसे प्रति यूनिट का खर्च है। मंथली अगर आप देखें तो इसमें इजाफा हुआ है लगभग 15 यूनिट का। और अगर आप देखें यहाँ पर इस साल की बात हो रही है, जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद जो ताज़ा रेट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहले हमने देखा कि 5113 था सालाना कॉस्ट आपका, वो बढ़कर अब हो गया है 7489 रुपये। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हर महीने जो आपका खर्च है वो किस तरह से बढ़ा है और मंथली आप देखिए लगभग 198 रुपये जो है आपका मंथली खर्च साफ तौर से पीएनजी का बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया। ये बात तो केवल हो रही है दिल्ली की, जहाँ पर हमने सीधा अगर आप सालाना खर्च देखें तो लगभग 2500 का खर्च बढ़ते हुए देखा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम रुख करेंगे एलपीजी की ओर, जहाँ पर आप देखिए तो दिल्ली में जो रेट है वो लगभग 809 रुपये का है और महीने का खर्च एक सिलेंडर की कीमत यहाँ पे 809 रुपये है। लेकिन अब इसमें जितना इजाफा हुआ है उसको अगर हम काउंट करके देखें तो कीमत हो गई है 949 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और ये आप देखिए 809 रुपये से सीधा 949 रुपये 50 पैसे यहाँ पे खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप इसको पूरे साल का गिने तो लगभग 1686 रुपये प्रति साल आपको यहाँ पर ये खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप एलपीजी की बात करें, सीएनजी की बात करें, लगातार महंगाई की मार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब महंगाई मीटर इसी की बदौलत क्या कहता है ये भी आपको हम समझा देते हैं, जहाँ पर क्लियरली आप देखिए यहाँ पर किस तरह से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। महंगाई मीटर साफ तौर से आपको बता रहा है कि कीमतें हाई हैं, यानी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। और पीएनजी यहाँ पर दाम 41 रुपये 61 पैसे, एलपीजी 949 रुपये 50 पैसे कीमतें बढ़ी हैं तेज़ रफ्तार से। ये रिकॉर्ड तेज़ है महंगाई दर जो आप देख रहे हैं फिलहाल, जिसकी वजह से हमने कीमतों में बढ़त देखी है। लेकिन एलपीजी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का असर पीएनजी कीमतों पर पड़ता हुआ हमने देखा। पर यहाँ पर एक अच्छी बात भी है, क्या है आपको बताते हैं। अच्छी बात यह है कि बढ़ोतरी के बाद भी पीएनजी और एलपीजी से अब भी किफ़ायती है। यहाँ पे हमने दोनों बढ़ी हुई कीमतों को कंपेयर किया है, उसके मुकाबले आपको बता रहे हैं कि कौन सा किफ़ायती है। एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते ग्राहक अब पीएनजी कनेक्शन लेने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एलपीजी की बढ़ती कीमतों से घर के सालाना खर्च में 4320 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, वो भी तब जब आप महीने में सिर्फ एक सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिसंबर 2020 के बाद से एलपीजी के दाम प्रति सिलेंडर करीब 60% तक बढ़ गए हैं, जबकि इसी दौरान पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतें करीब 51% बढ़ी हैं। पर बढ़ोतरी के बावजूद पीएनजी अभी भी एलपीजी से किफायती है।
14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले इसकी तुलना करें तो कंज्यूमर को अभी भी करीब 250 रुपए तक सस्ता पड़ रहा है। पर सवाल है कि क्या आपके शहर में पीएनजी कनेक्शन आसानी से मिल रहा है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी पीएनजी पाइपलाइन हर इलाके में नहीं पहुंची है। कंपनियां पाइपलाइन वहीं पहुंचाएंगी जहां उनका फायदा दिखेगा। रूस की और यूक्रेन की वार चल रही है, उसके रहते हुए एलपीजी के दाम काफी बढ़े हैं पिछले कुछ महीनों में, और विशेष तौर से और पिछले एक साल से काफी दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ नेचुरल गैस के भी दाम बढ़ रहे हैं, जो कि एज एलएनजी इंपोर्ट की जाती है, और डोमेस्टिक नेचुरल गैस जो देश में ही प्रोड्यूस की जाती है, उसके दाम भी काफी बढ़े हैं, स्पेशली 1 अप्रैल से। लेकिन फिर भी जो बढ़े हुए दाम भी अगर हम लें नेचुरल गैस के, एलएनजी के, उसके बावजूद भी ये एलपीजी से काफी सस्ती है, क्योंकि सरकार जो है डोमेस्टिक गैस जिसके दाम कम दिए जाते हैं प्रोड्यूसर्स को, वो गैस डोमेस्टिक यूज के लिए, किचन्स में यूज के लिए सरकार देती है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के 11वें राउंड के बाद 88% आबादी पाइपलाइन के दायरे में आ जाएगी। पर आपके इलाके में पीएनजी कनेक्शन कितनी जल्दी पहुंचता है, ये कंपनियों के बिजनेस प्लान पर निर्भर करता है। हालांकि सरकार की योजना काफी महत्वाकांक्षी है। अगले 8 साल में नेचुरल गैस खपत को बढ़ाकर 15% करना है। इसके लिए 407 जिलों में सीजीडी नेटवर्क विस्तार की मंजूरी भी मिल चुकी है। इफेक्ट काफी पड़ा है 2019 में, 2020 में कोविड की वजह से काफी कम काम हो पाया। हमने पीएनजीआरबी ने एक्सटेंशंस भी ग्रांट की, जो सक्सेसफुल कंपनीज थी उनको, क्योंकि पीएनजीआरबी भी समझ रही थी कि जो दिखते हैं कंपनीज की वो बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। नेचुरल गैस के दाम जो है ग्लोबली काफी बढ़े हुए हैं, $30 पर MMBTU की दर से, जो कि कुछ समय पहले 2 साल पहले $6-7 के होते थे, वो भी $30 से ज्यादा है। और पहले जो अगर हम कंपैरिजन करें क्रूड ऑयल के दाम वर्सेस नेचुरल गैस के दाम, नेचुरल गैस पर जो है काफी सस्ती थी क्रूड ऑयल से। जानकारों की माने तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की रफ्तार इस बात पर भी निर्भर करेगी कि एलएनजी की कीमतें नियंत्रण में हैं या नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध से गैस कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इसकी वजह से घरेलू नेचुरल गैस की कीमतें भी करीब 3 गुना तक बढ़ गई हैं। ऐसे में पाइपलाइन होने के बाद भी कंपनियों के लिए ग्राहक और खपत बढ़ाना तब आसान होगा जब पर्याप्त गैस किफायती दरों पर मिले। प्रकाश प्रियदर्शी, ET नाउ स्वदेश। हालांकि यहाँ कंज्यूमर के लिए एक बड़ी राहत की भी खबर है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने कुछ समय के लिए ब्रेक लगाने के लिए कह दिया है। ऐसा क्यों कहा गया है, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी समझा रहे हैं विस्तार से। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ समय तक ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ने इस बात के निर्देश दिए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि रिटेल प्राइसेस जो है उसमें समीक्षा नहीं की जाए कुछ समय तक, और कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जाए। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएमसी से ये कहा है कि जो वैश्विक घटनाक्रम है उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है, लिहाजा ये बेहतर है कि अभी वेट एंड वॉच के मोड में रहा जाए। तो ऐसे समय में जब महंगाई अपने चरम पर है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इसमें और तेजी आ रही थी, लिहाजा एक तरीके से एक बड़ी राहत है कंज्यूमर के लिए। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितने लंबे समय तक तेल कंपनियां जो है वो कीमतों की समीक्षा रोकेंगी और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी से बचेंगी। साथ ही साथ सरकार इस बात की भी समीक्षा कर रही है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए, कितनी कटौती की जाए और कब की जाए, इसके सही समय का इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही साथ राज्य सरकारों से भी इस बात की अपील की गई है कि वो भी वैट में कटौती करें। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 16 दिन में पेट्रोल डीजल पे करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी तेल कंपनियां कर चुकी हैं, और जो मौजूदा स्थिति दिख रही है उसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन सरकार के सलाह पर कंज्यूमर को अगले कुछ समय तक राहत मिलती हुई दिख रही है।
देश के कई हिस्सों में फिर से पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपीज के पार चले गए हैं और कुछ हिस्सों में ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सरकार को काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। ऐसे में हरकत दिखाई जा रही है और कंपनियों को इस बात की सलाह दी गई है कि अगले कुछ समय तक कीमतों में बढ़ोतरी ना करें। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिजली सप्लाई में कमी ना होने की बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने ग्रिड पर साइबर अटैक की कोशिशों के बारे में भी कहा है कि हमारे ग्रिड सिस्टम में काफ़ी मजबूती है, वो सुरक्षित भी है और ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पहले भी 6 महीना पहले भी ऐसे ही लोगों ने शगुफा उड़ाया था, कुछ हुआ। वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग आवर रिक्वायरमेंट्स, दैट्स व्हाट आई विल आंसर। वो हैकिंग या जो प्रतिवेदन जिस पर की आप बात कर रहे हैं, वो हैकिंग का अटेम्प्ट हुआ, अभी नहीं हुआ, वो फरवरी में हुआ, जनवरी फरवरी में हुआ। उसकी जानकारी हमको हुई, संबंधित राज्यों से, 7 राज्यों से हमारा डिस्कशन हुआ, उनसे रिपोर्ट लिए गए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हमने 2018 से ही कार्रवाई शुरू कर दी। आप अगर देखेंगे हमारे आदेश वगैरह, उसके लिए हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स जगह लगा दिया। सभी प्रोटोकॉल्स हमारे एकदम फिक्स्ड हैं, जगह पर हैं और काम कर रहे हैं। तो हमारा डिफेंस ठीक है और जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो ये हमने अपना डिफेंस मजबूत कर लिया। टाटा का सुपर ऐप टाटा न्यू लॉन्च हो गया है। अमेजॉन और पेटीएम जैसे पॉपुलर ऐप्स के बीच टाटा का सुपर ऐप कितना सुपर है, ऐसा क्या है इसमें जो इसे सुपर बनाता है? हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी आपके लिए एक निचोड़ निकाल कर लेकर आए हैं। चलिए, टाटा की न्यू ऐप आ चुकी है, यानी कि टाटा का कोई भी प्रोडक्ट जो आप अलग अलग वेबसाइट से खरीदते थे वो आपको इस ऐप पे मिल जाएगा। मेरे राइट में मेरे फ़ोन का प्रोजेक्शन है और मेरे फ़ोन पे टाटा न्यू की ऐप खुली हुई है। आइए देखते हैं कैसी है ये ऐप। अगर आप एक्सप्लोर सेक्शन में जाते हैं, आपको ग्रोसरीज दिखेंगी जो बिग बास्केट से पावर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिखेंगे जो क्रोमा से पावर्ड है, मोबाइल्स हैं, फैशन, ब्यूटी, लग्जरी जिसमें टाटा क्लिक और वेबसाइट से पावर्ड है। अगर आपको होटल बुक करना है तो IHCL है और फ्लाइट्स के लिए अभी एयर एशिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि विस्तारा और एयर इंडिया भी जुड़ेंगे इसमें। और साथ में हेल्थ, टाटा 1mg। ग्रोसरी ऐप पे जाते हैं, देखते हैं सामान ऑर्डर करना है, सब्जी ऑर्डर करनी है घर के लिए, कैसा एक्सपीरियंस है। जैसे आपने खोला, यहाँ पे आप शॉप बाय कैटेगरी जाएंगे, आपने अपनी घर की ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा घूमने का मन है तो मैं इसी ऐप पे जाऊँगा और IHCL का एक होटल बुक कर सकता हूँ। और जब इस ऐप में मुझे सारे स्टे मिल जाएंगे IHCL के, मैं टेबल रिजर्व कर सकता हूँ, फ्लाइट भी बुक कर सकता हूँ। अब बात करते हैं टाटा पे की। ये क्या सेक्शन है? अगर आप टाटा पे के सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आप UPI सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टाटा पे की यहाँ पैसा दे भी सकते हैं, पैसा ले भी सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, सबसे ज़रूरी बात, सवाल ये है मैं यहाँ क्यों जाऊँ, अलग अलग जगह क्यों नहीं आऊँ? एक तो ऑब्वियसली कन्वीनियंस है। नियो पास और नियो कॉइन्स एक ऐसी चीज़ है जो टाटा इस समय कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे एक नियो कॉइन जो है वो 1 रुपये के काम करेगा और आप ये नियो कॉइन्स पाएंगे जब आप कोई भी परचेज़ करते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे 5% नियो कॉइन मिलेंगे अगर आपके पास नियो पास है। वह एक नियो कॉइन मतलब 1 रुपये, और ये आप हर अपनी परचेज़ पे पाएंगे। अब अगर पीछे जाएं, अंत में बात करते हैं ऑफ़र्स की। तो ऑफ़र्स तो सब कहते हैं कि सबसे अच्छे ऑफ़र्स इनके पास हैं, टाटा भी ये कह रहे हैं कि सबसे शानदार ऑफ़र्स इन्हीं के पास है। अब देखना ये होगा कि जनता इन ऑफ़र से, नियो कॉइन से इनकी तरफ आती है, इन ऐप्स की तरफ, या नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे और भी जाइंट्स हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये जो पूरी स्पेस है वो अब काफ़ी हीटअप हो चुकी है, इसमें काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में मुनाफा वसूली से बाजार में आज हमने गिरावट देखी है, लेकिन ओवरऑल कारोबार के लिहाज से आज का दिन कैसा रहा, हमारी सहयोगी मानसी दवे बता रही है। तो यहाँ पर देखिए वीकली एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी बाजार में बिल्कुल दिखी। पूरे दिन बाजार एक रेंज में काम करता रहा और कमजोरी जो है हावी होती हुई पूरे दिन हमने देखी। इस कमजोरी में सबसे ज़्यादा अगर देखें तो 50% कंट्रीब्यूशन HDFC ट्विंस का रहा निफ्टी के फॉल के लिए, और वहीं रिलायंस का कंट्रीब्यूशन 80% रहा। ये स्टॉक्स जो कि अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे थे आज बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसका एक इम्पैक्ट था। कमजोरी के साथ ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए करीब 2-2.5% की बिकवाली, और इसी के चलते निफ्टी में सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप भी होता हुआ दिखा। इसके अलावा निफ्टी के और गेनर्स की बात करें, एक्सिस बैंक, डिविज लैब, HUL, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स इस सूची में शामिल रहे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच आज के सत्र में हमने मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखा। लूजिंग कैंडिडेट्स अदानी पोर्ट, टाइटन, HDFC पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स रहे जहां पर बिकवाली का दबाव आज
के सत्र में नजर आया। मिड कैप में आज के सत्र में हमने अच्छी तेजी जरूर देखी, जहां बाजार परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इंडेक्सेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वहां पर बाजार में मिड कैप में अच्छा एक्शन दिख रहा था। उसमें गेनिंग मोमेंटम डॉक्टर लाल पैथलैब, बीएल, एलेंबिक फार्मा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, CSE जैसे स्टॉक्स में नजर आया। तो दिन में मिड कैप ने परफॉर्म किया, लेकिन क्लोजिंग के वक्त मिड कैप स्पेस में भी बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला और मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान के साथ ही क्लोज होता हुआ दिखा। मिड कैप में लूजिंग कैंडिडेट्स एस्कॉर्ट, अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, JSW एनर्जी जैसे स्टॉक्स रहे, जहां पर आप देख सकते हैं बिकवाली के साथ करीब 3 से लेकर 9% तक की कमजोरी भी आज के सत्र में देखी जा चुकी। मेजर गेनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें, डिफेंस का दिन था आज। डिफेंस स्पेस से जो स्टॉक्स थे, BEL, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो ऑफकोर्स हम देख रहे हैं काफी समय से अच्छी तेजी दिखाई रहा है। भारत डायनेमिक्स अच्छी तेजी के बीच डिफेंस स्पेस में कामकाज देखने को मिला। इसके ठीक पीछे हमने देखा फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और रियल एस्टेट स्पेस में भी बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ बिकवाली देखी हमने। IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, मेटल, ये तमाम स्पेसेस लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RBI की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, उसके एक दिन पहले ठीक हमने जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, उसका प्रेशर देखा। क्लोजिंग जब हुई तमाम इंडेक्स में बिकवाली का दबाव रहा, लेकिन कल अब क्रेडिट पॉलिसी का बाजार पर कैसा इंपैक्ट पड़ता है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मुंबई में मिले कोरोना के पहले XE वेरिएंट मरीज को लेकर इस समय काफ़ी कंफ्यूजन है। केंद्र और राज्य सरकारों के अपने अपने तर्क हैं इस पर, और हमने यहाँ पर एक ख़ास चर्चा भी की है, आइए आपको दिखाते हैं। आज क्या है विशेष? विशेष है XE, और ये किसी गाड़ी के मॉडल का नंबर नहीं है, ये है एक वेरिएंट जिसने 2 देशों में अपनी दहशत मचा रखी है। और अब सवाल ये है कि क्या भारत में ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट मिला है? जब से खबर आई है इस पर बहस छिड़ गई है। अगर इसका जवाब ना है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर इसका जवाब हाँ है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि धीरे ही सही अब हम ये मान चुके हैं कि कोरोना से लड़ाई जीती जा चुकी है। मास्क उतर गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अब ना के बराबर है, ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है। मगर अचानक से ऐसे किसी वेरिएंट की दस्तक माथे पर बर्न, यानी कि आपकी चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी है, जिसने इस वक्त 2 देशों को दहशत में घेर रखा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। कोविड बंधनों की आजादी से अभी हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था कि कल शाम न्यूज चैनलों पर चली एक खबर ने सरकारों और लोगों की नींद उड़ा दी। खबर आई कि मुंबई में XE वेरिएंट का पहला केस मिला है। BMC ने बताया कि एक 50 साल की महिला में ऐसे लक्षण देखे गए हैं और ये कोरोना वायरस का XE वेरिएंट का पहला केस हो सकता है। इस महिला की साउथ अफ्रीका में ट्रैवल हिस्ट्री भी है। ये वही XE वेरिएंट है जिसने चीन के शंघाई शहर को एक बार फिर तालों में कैद कर दिया है और जो तेजी से UK में भी फैल रहा है। कुछ घंटों बाद इस बात पर बहस छिड़ गई कि ये वेरिएंट XE है भी या नहीं। सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से खंडन आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया में चल रही खबरों को गलत बताया। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमित मरीज में जो लक्षण मिले हैं वो कोरोना वायरस का XE वेरिएंट नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि सैंपल्स की फास्ट क्यू के हिसाब से जिसे XE वेरिएंट बताया जा रहा है, इसका जीनोमिक एक्सपर्ट द्वारा विस्तार से परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस वेरिएंट की जीनोमिक संरचना XE वेरिएंट की जीनोमिक पिक्चर से मेल नहीं खाती। जो 50 साल की महिला में पॉजिटिव पाई गई है वो फुली वैक्सीनेटेड है। उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है और उनमें कोई लक्षण भी नहीं है। मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका की यात्रा की थी। वापस लौटने पर उनका टेस्ट नेगेटिव आया था। ओमिक्रॉन XE के पहले केस में मुंबई से मिलने की पुष्टि करने वाले BMC कमिश्नर इकबाल सिंह का कहना है कि कस्तूरबा अस्पताल और पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में 376 सैंपल की टेस्टिंग की गई। इसमें से 230 सैंपल मुंबई के निवासी थे। इसमें से एक मरीज में ओमिक्रॉन XE वेरिएंट की पुष्टि हुई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय इस नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि ये XE वेरिएंट है या नहीं, क्योंकि अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स यानी NIB की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आज कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है XE के बारे में। कंफर्मेशन के लिए NIV जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वो ऑथोराइज्ड बॉडी है जो कंफर्म करेगी।
तो उनके पास हमने सैंपल भेजे. देयर इज़ नो कन्फर्मेशन येट रिसीव्ड, नंबर 1. नंबर 2, अगर XE के बारे में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो XE इज़ 10% मोर इन्फेक्शियस देन ओमाइक्रॉन. ऐसा ही है. बाकी तो बहुत यानी ऐसा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक आधे कम्युनिटी में ज़्यादा पेशेंट पाए गए तो ऐसे सैंपल हम जीनोम सीक्वेंसिंग लिए देते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग में देने के बाद में उसका रिज़ल्ट हमको मिला है और उसमें एक पेशेंट 230 सैंपल हमने लोड किए थे. 230 सैंपल में जो मुंबई के थे, 230 सैंपल में से 228 सैंपल ओमाइक्रॉन BA.2 के थे, एक सैंपल कापा का था और एक जो पाया गया वो XE है. अब पहला केस XE वेरिएंट है या नहीं, ये कुछ समय में पता चल जाएगा. हालांकि मरीज ठीक हो चुकी हैं और कोई घबराने की बात भी नहीं है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है क्योंकि XE वेरिएंट ने अब भी UK और चीन में तबाही मचा रखी है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस खतरनाक वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है. WHO के मुताबिक ये वेरिएंट कोविड-19 के किसी भी दूसरे ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले 10% तेजी से फैलता है. चीन इसी XE वेरिएंट से इस समय जूझ रहा है. चीन ने शंघाई समेत कई शहरों में लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद केस बढ़ते जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में हर दिन कोरोना के करीब 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. ये हालात तब हैं जब चीन की 85% से ज्यादा आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है. इनमें से ज्यादातर मामले बिना लक्षण वाले मरीजों के हैं. शंघाई में सबसे ज्यादा मामले मिल रहे हैं. 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस शहर ने पिछले हफ्ते कई चरणों में लॉकडाउन लगाया. बावजूद इसके मामले थम नहीं रहे. चीन ही क्यों, WHO की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि UK में भी 19 जनवरी को XE वेरिएंट मिला है, जिसकी 600 से ज्यादा सीक्वेंस रिपोर्ट की गई है. ऐसे में मोटी बात यही समझ आती है कि XE भले ही ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले तेजी से फैलता हो, लेकिन ये उतना घातक नहीं है क्योंकि चीन में कोविड की इस लहर में अब तक एक भी मौत नहीं हुई है. भारत में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बंधन भले ही ढीले कर दिए गए हों, लेकिन सावधानी फिर भी जरूरी है. ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश. चलिए, तू है कि नहीं, XE वेरिएंट को लेकर हर इंसान यही सवाल पूछ रहा है. भरत जगियासी जो क्रिटिकल केयर में है रिलायंस हॉस्पिटल में, वो हमारे साथ हैं. डॉक्टर सुरुचि शुक्ला जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं KGMU में, वो हमारे साथ हैं. डॉक्टर सुरुचि, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगा, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि BMC का बयान आता है, हमने सुना कि पाया गया है. जो महाराष्ट्र के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं अभी बाकी है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है ही नहीं. ये तो जो प्रोसेस होती है जीनोम सीक्वेंसिंग की, वो जरा हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि ये क्या प्रोसेस होती है जिससे ये पता चलता है कि कौन सा वेरिएंट है और इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है इसमें? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि XE वेरिएंट होता क्या है. XE वेरिएंट जो ऐसा हमने देखा है, ओमिक्रॉन के ही सब टाइप्स BA.1 और BA.2 का मिश्रण है. ये आप कहिए हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड मॉडल्स होते हैं, तो ये हाइब्रिड है, इन दोनों का रिकॉम्बिनेशन है. उसी तरीके से XD और XF भी आते हैं. XD आपके डेल्टा और ओमिक्रॉन का कॉम्बिनेशन है जो हमारे फ्रांस में पाया जा रहा है, और जो XF हम जिसे कहते हैं वो भी ब्रिटेन में सर्कुलेट हो रहा है. बट वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी ओमिक्रॉन का ये XE सब टाइप को बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा था उसी तरह से ये XE वेरिएंट जो BA.1 और BA.2 का सब टाइप है, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी 10 टाइम्स मोर कह रहे हैं ओमिक्रॉन के, इसलिए ये घातक माना जा रहा है. लेकिन पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन कैसा है, पेशेंट का एडमिशन कैसा है, ये सब अभी उतने डाटा अवेलेबल नहीं है. दूसरा, ये आपने क्वेश्चन पूछा कि सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं और क्या ये कोई रिपोर्ट कह रहा है ये पॉजिटिव है, कोई कह रहा है नेगेटिव है. जब से ये कोविड वेव आई है तब से सीक्वेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग या इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी टेक्निक की तरह से आई है, और मस्ट इन एवरी स्टेट एंड मस्ट फॉर इंडिया के लिए है कि सीक्वेंसिंग आपको 10% पॉजिटिव कोविड स्ट्रेन्स का करना ही है. इसमें
पहले हम क्या करते हैं, हम जब सैंपल लेते हैं तो बहुत अच्छा वायरल लोड है, जैसे सीटी वैल्यू उसकी कम मतलब अच्छा वायरल लोड, उसको अगर हम सीक्वेंसिंग पे डालें तो उसका जो रिजल्ट आता है उसमें ज्यादा कवरेज होता है, ज्यादा हम उसको पिक्चराइज कर जाते हैं। सीक्वेंसिंग इज क्या है, हम लाइब्रेरी की तरह उसको रीड कर रहे हैं उस पूरे वायरस को, तो हम ज्यादा अच्छा पिक्चराइज कर जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट का सैंपल में जो वायरल आउटपुट अगर कम है, जैसे कि उसका सीटी वैल्यू ज्यादा है, वायरल लोड कम है, तो उसमें उसकी पिक्चर रीड करना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। क्या उसमें कवरेज जो होती है हमारी जीनोम को पढ़ने की, वो थोड़ी सी कम होती। इस वजह से हमें वेरिएंट बताने में एक तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है, जिस तरह से मॉलिक्यूलर पीसीआर ऑफ कोविड बहुत सोफिस्टिकेटेड था, ये उससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। और हर लैब्स जो मॉलिक्यूलर कर रहे थे उनसे सीक्वेंसिंग एक्सपेक्ट किया जाता है कि सीक्वेंसिंग कर ले, लेकिन इसके लिए बहुत ही हाईली एक्सपर्टाइज टीम एंड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर में एनालिसिस होती है, ये भी एक बहुत एक्सपर्टाइज चीजें हैं। इसी वजह से कहीं वो होता है कि ये क्वालिटी ऑफ द सैंपल एंड कितना वायरल लोड है उस पेशेंट का और कितना हम एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं सीक्वेंसिंग के लिए, इसलिए इतनी वेरिएशन आ जाती है हमारी रिपोर्ट में। तो कोई दो राय नहीं है इतना कि वो गलत रीड हो गया हो या मिस रीड हो गया हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कितना डेप्थ ऑफ एनालिसिस है जिससे हम सही से बता सकें ये वेरिएंट है, इतना प्रेशर भी होता है कि पीपल मिस ऑल्सो, पीपल डोंट कॉल इट एज अ न्यू वेरिएंट। तो इस तरीके से हम मिस भी करेंगे न्यू वेरिएंट, क्योंकि इतना कवरेज अच्छा नहीं होता है सीक्वेंसिंग में कि हम बता पाए। डॉक्टर भरत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि इवन दो सख्ती जो वो कम हो गई है, लेकिन सावधानी अभी भी जारी है कोविड की। अगर ये बात सच मानी जाती है, जैसे हमने कहा कि अगर ये सच नहीं, एक्सी नहीं आया है हिंदुस्तान में, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन अगर ये बात सच मानी जाती है तो एज अ सिटीज़न हमें क्या क्या जो एहतियात है वो बरतने चाहिए? देखिए, अगर जो ये एक्सी वेरिएंट है आप देखोगे तो ये जब भी सैंपल लिया गया था अराउंड February 27 का सैंपल है, तो हम लोग 1 महीना ऑलरेडी पार कर चुके हैं इसको। तो अगर ये घातक रहता या ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल रहता तो अभी तक हमने कुछ तो चेंजेस और इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस देखे रहते जो अभी तक हमने देखे नहीं है। आप अगर ओमाइक्रॉन की वेव देखोगे जो इंडिया में आई थी, तो विद इन अ मंथ, विद इन 1.5 मंथ वो आके पीक होके निकल भी गई। तो इसको ऑलरेडी हम 1 मंथ पास कर चुके हैं। तो अभी तो ये सेकंड ओपिनियन के लिए गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के लिए कि एक्सी है कि नहीं। लेकिन अगर है भी तो ये जान दीजिए कि 1 महीने पुरानी बात है। ये डायग्नोज अभी हुआ है, लेकिन सैंपलिंग 1 महीने पहले की है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा कुछ चिंता करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो हमारे सावधानी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो फॉलो करते रहने चाहिए। मास्क ऑन रहने चाहिए, हैंड हाइजीन करते रहें। और एक्सी वेरिएंट आता भी है तो इट्स अ हाइब्रिड ऑफ BA1 एंड BA2, जो दोनों सीवियर डिजीज नहीं है। और जिनको आप देखोगे तो इंडिया में 40% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक्सपोज हो चुका है। तो सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन तो रहेगा अगर ये आता भी है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना प्रॉब्लम करना, ये हमें इतना प्रॉब्लम देने वाला है, हमें डरना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहिए। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि सावधानी अभी भी बरतनी है। डॉक्टर सुरुचि, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक्सी वेरिएंट के बारे में। जो चाइना में अभी फैला है, चाइना में लॉकडाउन भी लग गया, उस चक्कर में क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है? जैसे आपने कहा कि ओमिक्रॉन से थोड़ा जल्दी फैलता है, लेकिन क्या सीवियर डिजीज़ का डर है? क्योंकि देखिए, हम सब जो सेकंड वेव से सब घबराए हुए हैं आज भी, और वो दिन भी हम शायद कई बार भूल नहीं पाते हैं। कभी कभार हमको रातों में भी एकदम से याद आ जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी घबराहट सबको है कि कितना डेंजरस है ये वेरिएंट अगर ये आ जाता है तो। देखिए, डेंजरस तो जैसे इसमें अभी रिसर्च चल रहा है कि ये जो हमारी कोविड वैक्सीन जो हम लोग ने ली है वो कितना प्रोटेक्टिव है, ये अभी भी WHO के रिसर्च चल रहे हैं। लेकिन जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं वैक्सीनेशन के, सेफ हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, वो कहीं ना कहीं अभी लागू रहने चाहिए। वैक्सीनेशंस भी जो हमारी हर स्टेट में मुहिम चल रही है, उसको जिसको अपॉर्चुनिटी मिले वो जाके फर्स्ट हैंड लगवा ले, क्योंकि जो अनवैक्सीनेटेड हैं वो ज्यादा प्रोन है इस इन्फेक्शन को, उनके में सीवियरिटी भी ज्यादा होगी।
इस और जैसे कि कह रहे कई स्टेट ने मास्क हटाने का दे दिया है कंडीशन कि आप मास्क छोड़ सकते हैं, प्रोटोकॉल्स पुराने प्रोटोकॉल पे जा सकते हैं। वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ड्यूरिंग ये 2.5 years 2 years हमारे जो अदर डिजीजेज हैं, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए हैं। वो जो मरीज है उनका जो 2 साल में डिटोरेशन हुआ है, कहाँ डाटा स्टैटिस्टिक है, उनका आउटपुट क्या है, वो बहुत ही अदर हेल्थ इंडिकेटर्स हमारे बहुत फॉल कर रहे हैं। तो ये एक कोविड के साथ हमें उनको भी आगे लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा। डॉक्टर भारत, आखिरी सवाल मेरा आपसे यहाँ पे ये था कि जैसे कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन का भी फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पे मास्किंग का भी फ़ायदा है, तो ओवरऑल क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, डर एकदम से आ जाता है नए वेरिएंट का नाम आता है, कैसे देखना चाहिए एक आम जनता को इस खबर को कि एक्सी वेरिएंट अगर आ भी गया है? एक्सी वेरिएंट अगर आ भी गया है तो आप देखोगे तो WHO ने अभी भी क्लियरली बोला है कि दिस इज अ सब वेरिएंट ऑफ ओमाइक्रॉन, मतलब ओमाइक्रॉन जैसा ही है, या इसको सब वेरिएंट ऑफ ओमाइक्रॉन करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो अपने फीचर्स ऑफ सिवियरिटी चेंज करता है, जो बहुत अनलाइकली है, क्योंकि अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ BA1 और BA2 है तो अपनी सिवियरिटी के फीचर्स नहीं चेंज करेगा। तो मुझे लगता है हमारी जो प्रोटेक्शन है वैक्सीन की, और जो 40% ऑफ पेशेंट 3rd वेव में इन्फेक्ट हुए थे, और हमें इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है एक्सी वेरिएंट, बट एट द सेम टाइम प्रिकॉशन जरूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। और जो चाइना में भी आप बोल रहे हैं, इट्स मोर ऑफ अ BA2 वेरिएंट जो हमारे यहाँ से हो गया है रादर देन एक्सी वेरिएंट। तो चाइना के मैक्सिमम डिजीजेस जो है BA2 वेरिएंट से हैं रादर देन एक्सी वेरिएंट। और वहां पे भी देखोगे, जैसे सुची ने बोला, डेथ्स नहीं रिपोर्ट की गई है, तो ऑब्वियसली वो माइल्डर वर्जन है। चलिए बात करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। टाइम्स नेटवर्क अपने फ्लैगशिप इवेंट इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ वापस आ गया है। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव भारत के आर्थिक एजेंडे को तय करने के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे हम इंटीग्रेटेड और न्याय संगत व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी मजबूत यहाँ पर ये करता है। और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड है। और साथ ही आपको बताएं कि इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में राजनीति, वैश्विक बाजारों, अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी आवाजें भी होंगी। तो तैयार हो जाइए टाइम्स नेटवर्क पर इन सभी दिग्गजों को सुनने के लिए। कल रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी आएगी और पॉलिसी में क्या हो सकता है, आरबीआई पॉलिसी पर ईटीना स्वदेश के पोल के साथ तमाम समझाइश दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का वर्डिक्ट थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमने एक पोल किया ये जानने के लिए कि आखिर क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं पॉलिसी से। जो पहला सवाल हमने पूछा वो पूछा कि क्या रेपो रेट में कटौती होगी, तो 100% रिस्पोंडेंट्स का कहना है कि कोई बदलाव नहीं होगा। जो दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, वहाँ पर थोड़ा सा बटी हुई राय है, लेकिन 90% मानते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा और 10% का मानना है कि इस बार थोड़ी बढ़त संभव है। जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट सवाल था वो आरबीआई के रुख को लेकर, तो उसमें 80% रिस्पोंडेंट्स का कहना था कि अकोमोडेटिव स्टांस जारी रहेगा, हालांकि 20% का मानना है कि इस बार न्यूट्रल स्टांस में आरबीआई शिफ्ट कर सकता है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए इस बार? जो लगातार 11वीं बार कोई भी जो पॉलिसी रेट है उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकोमोडेटिव रुख भी बरकरार रहने की पूरी तरीके से उम्मीद लगाई जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कुछ लोग मानते हैं कि इस बार जो स्टांस है वो शिफ्ट होगा। कुछ इकोनॉमिस्ट को रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त की उम्मीद है, लेकिन देखना यह होगा कि आरबीआई ये कदम उठाता है या नहीं। बॉन्ड मार्केट के लिए भी ज़रूरी कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बार बार गवर्नर जी ने कहा है कि हम जो इवोल्यूशन ऑफ यील्ड कर्व है उसको एकदम फ्लैट करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर हम आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर कमेंट्री की बात करें तो वो एक
इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि अभी ओमाइक्रॉन का इम्पैक्ट कुछ फेड आउट होने लगा है, तो उसके बाद क्या जीडीपी के अनुमान में कोई बदलाव होगा, ये इस बार की आरबीआई की पॉलिसी में देखना होगा। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर आरबीआई क्या कदम उठाता है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार की पॉलिसी में। और रेगुलेशन और पॉलिसी को लेकर क्या कमेंट्री आती है, क्या कोई रेगुलेशंस में बदलाव आता है इस बार बैंकों के लिए, क्या और कोई अनाउंसमेंट आते हैं, ये इस बार की आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी देखने लायक होंगी। भारत का दबदबा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। मार्केट हो या इकॉनमी की रफ्तार, हर मामले में भारत का प्रदर्शन दुनिया के बाकी देशों से बेहतर रहा है। इसी पर पूरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। सिर्फ एक ही लाइन बहुत होगी जो आज से कई साल पहले बोली गई थी स्पेस से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ आज भी वैसा ही है। आपको मैं एक एक करके सब पायदान पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारत वर्सेस चीन अगर आप देख रहेंगे तो भारत उससे कहीं तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये निफ्टी का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर होगा, जहां पर एक साल में हमारे देश ने करीब 20% का रिटर्न दिया हमारे इंडाइसिस ने, जबकि चीन ने कुछ खास रिटर्न नहीं, बल्कि वो तो नेगेटिव था 6%। और 3 साल का औसतन रिटर्न निकाले तो करीब 50% का रिटर्न भारतीय बाजारों ने दिया है सिर्फ इंडेक्स के तौर पर, और जबकि चाइना के बाजार ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। तो इसी से पता लगता है कि भारतीय बाजारों की जो स्थिति है और चाइना के मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो वहां से बहुत बेहतर है। अब आते हैं जीडीपी ग्रोथ, यानी कि ग्राउंड चेक देखते हैं। पिछले 3 क्वार्टर हमने निकाले हैं, जून क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर। अगर आप भारत का ग्रोथ देखेंगे तो 20%, 8.5%, 5% की आपको हर बार की ग्रोथ दिखी है। लेकिन चीन हर पैमाने पर हर क्वार्टर में हमसे पीछे ही था, चाहे वो जून क्वार्टर हो या फिर दिसंबर क्वार्टर हो, वो हर पैमाने पर हमसे पीछे था। ये जीडीपी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आया। अब तीसरी चीज़ आपके सामने लेके आते हैं कि भारतीय बाजार का प्रदर्शन इस समय कैसे रहा, आउट परफॉर्मेंस कैसे गया उसने दूसरे देशों के मुकाबले। जैसे भारतीय बाजारों ने पिछले 1 साल में 53% के आसपास का रिटर्न दिया, वहीं यूएस का मार्केट करीब 30% रिटर्न दे पाया, यानी कि यूएस मार्केट से कहीं ज़्यादा का रिटर्न तो भारतीय बाजारों में मिला। निकाई जो कि जापानीज मार्केट है, वहाँ से भी हमने ज़्यादा रिटर्न दिया, सिर्फ 23% का रिटर्न था। कैक यूरोपियन मार्केट्स वहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 18% का रिटर्न था। तो कुल मिला के ग्लोबली अगर आप मार्केट से चेक कर रहे हैं तो भारतीय बाज़ारों का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं बेहतर हमको होते हुए दिखा। ये हांगकांग का बाज़ार भी है जिसने बाकायदा नेगेटिव दिया है 26% का रिटर्न, जो कि 1 साल में है। तो बाकी देश वर्सेस भारत का अगर आप देख रहे हैं तो भारत उसमें जीत रहा है। एक और बात, अगर एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पे भी देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मोदी ने कहा है कि इस बार का एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा हमने बहुत अच्छे से अचीव किया है, और सिर्फ एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा नहीं 400 बिलियन का, बल्कि एग्री एक्सपोर्ट्स में भी भारत ने $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया। भारत एक खाद्यान्न का देश है, यानी कि खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से उगाई जाती हैं, एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा देखना बहुत ज़रूरी था। जब हम आते हैं जीएसटी कलेक्शन के, सरकार की बैलेंस शीट कैसे हुई है, तो पिछले अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तरों पर हम बैक टू बैक जीएसटी कलेक्शन देख पा रहे हैं, और इस बार का जीएसटी कलेक्शन तो रिकॉर्ड था, जो कि था 1,42,000 करोड़ रुपए का। तो ये अहम जीएसटी कलेक्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आते हैं भारत में एक और छवि ऐसी बनाई जाती है कि ये पुरुष प्रधान देश है, बल्कि ऐसा नहीं है। एक हमको बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा मिला कि अगर भारत में अगर आप सिर्फ एविएशन सेक्टर को ही कंपेयर करेंगे, जो कि एक्सपोज्ड सेक्टर भी है और लिक्विडेटिव सेक्टर भी है, लग्जरी वाला सेक्टर भी माना जाता है, उसमें भारत का दबदबा है। भारत का अपना करीब 15% ऐसी उसमें फोर्स है, वर्क फोर्स है, जो कि महिलाएं हैं। जबकि आप दूसरे देशों के मुकाबले देखेंगे, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्क फोर्स एविएशन के अंदर सिर्फ 7.5% है महिलाओं का। इसके अलावा अगर आप तीसरा इसमें देश देख पा रहे हैं वो है कनाडा, सिर्फ 7% है, जर्मनी सिर्फ 7%, अमेरिका सिर्फ 5.5%। तो भारत जो जेंडर बायस ना होते हुए बिल्कुल आपको महिलाओं को भी मौका दे रहा है, उसका एक एग्जाम्पल सिर्फ ये एविएशन इंडस्ट्री से निकल के आता है। तो कुल मिला के इन सभी चीज़ों को बताने का मकसद ये था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए, लेकिन यहाँ पर इस साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन हॉट मौसम में भी कमाई वाले कूल शहरों में मौके बन रहे हैं। और एक बार फिर से जुड़ते हैं डिम्पी कालरा से, जो आपको बता रहे हैं इन कूल शहरों के बारे में। हॉट मौसम है, लेकिन इस बीच इसी हॉट मौसम में आप कूल शेयर्स आपके सामने लेके आए हैं, और आप उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, और आप वो अलग अलग कैटेगरी में आपके सामने रख रहे हैं। यानी कि अगर आप गर्मी से जूझ रहे हैं तो आप चाहें तो वरुण बेवरेजेस का फ़ायदा ले सकते हैं, आप इनके प्रोडक्ट पिए ना पिए, लेकिन हाँ इस शेयर का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेप्सिको के जितने भी
लिक्विड्स ब्रांड है, ज़्यादातर उसकी फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेस के पास है। यूनाइटेड ब्रिवरीज, अगर आप बियर वाले सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए पसंदीदा शेयर हो सकता है। और टाटा कंज्यूमर्स, जिसका हिमालय ब्रांड है, और साथ ही स्टारबक्स की अगर आप कोल्ड कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो टाटा कंज्यूमर्स आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, या फिर इसके बारे में सोच रहे हैं तो सोचिएगा कि टाटा कंज्यूमर्स के शेयर के अंदर भी कुछ मिल जाएगा। अगर आप ये बेवरेजेस नहीं पीना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा हेल्दी रहूं और जूस पीना चाहते हैं, तो फिर डाबर और आईटीसी दो कैटेगरी और हैं, जहां पे जूस सेगमेंट से करीब 53% मार्केट शेयर डाबर का है और आईटीसी का करीब 5% मार्केट शेयर है। लेकिन इसका बी नेचुरल ब्रांड है, वो काफ़ी फेमस है और इसका करीब 5% मार्केट शेयर भी है। ये जूस वाली कैटेगरी है। अगर आप जूस नहीं पीना चाहते या फिर जूस से थोड़ा हट के ये जानना चाहते हैं कि जूस की पैकेजिंग में कौन कौन है, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, तो आपको दिखेगा ऑरेंज बेवरेजेस, जो बिस्लेरी पानी आप पीते हैं उसकी बॉटलिंग ये करता है। एएमडी इंडस्ट्रीज, जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या लिकर ड्रिंक्स होते हैं, उसके ऊपर जो ढक्कन लगता है टिपिकली यही बनाती है, और पेट जार्स भी यही बनाती है। हिंदुस्तान फूड्स भी एफएमसीजी के साथ एक अच्छे बिजनेस में आपको प्रोवाइड करती है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे। अगर आप आइसक्रीम खाने की दिलचस्पी रखते हैं इसी हॉट गर्मी के अंदर, तो आपको वाडीलाल ज़रूर देखना चाहिए। इसका करीब 16% मार्केट शेयर है। और एक अरुण ब्रांड की आइसक्रीम, अगर आप सदर्न इंडिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत इसका नाम है, वो हैट्सुन एग्रो की है। इसके अलावा अगर आप कूलिंग वाली कंपनीज देख रहे हैं तो उसमें वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका 50% कूलर मार्केट में शेयर है। और इसी सेगमेंट्स में अगर आप लॉयड, वर्लपूल जैसी कंपनीज में देखेंगे तो इनका भी मार्केट रेफ्रिजरेशन के अंदर काफ़ी अच्छा है। जॉनसन हिताची भी एसी और रेफ्रिजरेशन में काफ़ी अच्छा और करीब ही 15% मार्केट शेयर रखता है। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं कूलिंग सेगमेंट में। इसके अलावा ऑरेंट इलेक्ट्रिक, अगर आप एसी और कूलिंग वाली कंपनीज में ढूंढ रहे हैं तो ये होगा। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, अगर आप पाउडर वाली कैटेगरी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप ठंडा ठंडा कूल पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हो, इमामी का है। और इमामी का नवरत्न के साथ साथ डर्मिकूल ब्रांड भी अब इन्होंने खरीद लिया, 40% मार्केट शेयर है। और नाइसिल तो खैर सदियों से ही यूज़ होता रहा है गर्मियों के अंदर, घमौरियाँ हटाए नाइसिल लगाएं, ऐसा चलता है। और 34% मार्केट शेयर इसका है। ये कंपनी है जायडस वेलनेस। तो इस हॉट गर्मी में ये कूल शेयर्स हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ यूएन में आज वोटिंग होनी है। यूएन जनरल असेंबली में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। अमेरिका की अगुवाई में इस प्रस्ताव को पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि वोटिंग से दूर रहने वाले देशों को वो अपना विरोधी मानेगा। रूस के खिलाफ कड़ा स्टैंड लेने के लिए लगातार बन रहे अमेरिकी दबाव को देखते हुए इस वोटिंग में भारत का क्या रुख होगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। हालांकि भारत में अब रूस के खिलाफ होने वाले वोटिंग से 9 बार यहां पर दूर रहा है। तो इस वोटिंग में भारत क्या करेगा, इस पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन अमेरिका का रुख भारत के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अमेरिका ने रूस के मसले पर भारत को अब सीधा धमकाना भी शुरू कर दिया है। इसके क्या मायने निकाले जाएं, देखिए हमारी ये खास चर्चा। चलिए बात कर लेते हैं विदेश नीति की। किसी देश की विदेश नीति उस देश के अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। किसी देश का किसी को साथ देने का फैसला होता है, किसी देश का किसी को साथ देने का फैसला नहीं होता है। और कुछ देश, जिनमें से भारत एक है, न्यूट्रल रहते हैं। ये उस देश की मर्जी पर निर्भर करता है और भारत ने भी ऐसा ही किया है। लेकिन अमेरिका को ये रास नहीं आ रहा, क्योंकि रूस और यूक्रेन के मामले में भारत उसके इशारे पर नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि वो अब धमकियां देने पर उतर आया है। ऐसा नहीं है कि भारत और रूस के रिश्ते खराब हैं, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की दिशा कहाँ जाएगी। बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आखिरकार अमेरिका ने वो कर ही दिया जिसके लिए दुनिया उसे जानती है। अब तक दबी जुबान में भारत को आंख दिखा रहा अमेरिका खुली धमकी पर उतारू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के टॉप आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने खुले तौर पर भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने रूस के साथ खड़े होने की कोशिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। डीज को शायद यूक्रेन और रूस की जंग में भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी रास नहीं आ रही। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में ब्रायन डीज ने कहा
कि यूक्रेन संकट पर भारत और चीन ने जिस तरह तटस्थता दिखाई है, उससे अमेरिका काफी निराश हुआ है। मॉस्को के साथ ज्यादा रणनीतिक गठबंधन के नतीजे लंबी अवधि में भुगतने पड़ सकते हैं। डीज से पहले अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह ने भी पिछले हफ्ते आंख दिखाई थी। दलीप सिंह ने कहा था कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं मानने वाले देशों को इसके नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि ऊर्जा और अन्य आयातों में रूस का हिस्सा बढ़े। भारत को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगर चीन कभी LAC का उल्लंघन करता है तो अमेरिका उसके बचाव में आएगा। लेकिन अमेरिका की धमकियों से अलग भारत की फॉरेन पॉलिसी तटस्थ है। भारत ने रूस और यूक्रेन जंग को लेकर हमेशा ये बात कही है कि हिंसा खत्म होनी चाहिए और दोनों पक्षों को कूटनीतिक तरीके से विवादों को सुलझाना चाहिए। भारत ने साफ कर दिया है कि वो जंग के खिलाफ तो है, लेकिन किसी पक्ष के साथ खड़ा नहीं है। We are first and foremost strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. भारत की तटस्थ कूटनीति अमेरिका को रास नहीं आ रही। अमेरिका को उम्मीद थी कि दूसरे देशों की तरह भारत भी रूस के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार भारत ने अपनी तटस्थ कूटनीति का इस्तेमाल किया। 27 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। ये प्रस्ताव यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा और यूक्रेन से रूसी सेना की तत्काल और बिना शर्त वापसी की मांग को लेकर था। भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिस कारण प्रस्ताव को केवल 11 सदस्यों का समर्थन मिल पाया। ये प्रस्ताव पास नहीं हो सका। रूस ने भारत को डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदने की पेशकश की है। भारत भी अपने हितों को देखते हुए रूस से सस्ता क्रूड खरीद रहा है और यही बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही। भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते कुछ दशकों से काफी बेहतर हुए हैं। दोनों देशों के बीच का एटॉमिक और रणनीतिक रिश्ता भी काफी मजबूत हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि जितनी यारी भारत की अमेरिका के साथ अच्छी है, रूस के साथ भी संबंध उतने ही अच्छे हैं। ऐसे में अमेरिका का बार बार धमकी देना भारत और अमेरिका के रिश्तों को कहां लेकर जाएगा, ये बड़ा सवाल होगा। ET नाउ स्वदेश। चलिए, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अचल मल्होत्रा जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं और मरूफ रजा जो कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो मौजूद हैं। अचल सर, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आप डिप्लोमेट रहे भी हैं, जो धमकियाँ आ रही हैं इस समय अमेरिका से, क्या वो अभी खोखली है या आपको उनमें कुछ दम भी दिखता है या केवल ये डराने की एक रणनीति है? नहीं, मुझे लगता है ये अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अमेरिका ने शायद ये सोचा था कि हम ब्लाइंडली अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो करेंगे और चूंकि हम पीस और ये सब विश्व शांति और सब बातों में विश्वास रखते हैं और अगर रशिया ने मिलिट्री इंटरवेंट किया है तो हम जो अमेरिका चाहेगा हम उन्हीं की भाषा बोलेंगे। लेकिन भारत ने एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एकदम से बैलेंस्ड और प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है। भारत ने क्लियरली इस बात को मान के चल रहे हैं कि उन्होंने बाय नेम, ये इंडिया की पॉलिसी रही है, हम किसी को बाय नेम शेम नहीं करते और जो भी रेजोल्यूशंस हैं जिनमें रशिया को आप डिप्लोर कर रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं तो हमने उसका साथ नहीं दिया है। दूसरा, हमारा जो हमने अपना प्रिंसिपल स्टैंड है उसको भी एक्सप्रेस किया है, जो हमने बेसिक प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसका भी हमने अपने एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट्स में उसका जिक्र किया है। जब तक रशिया ने इन्वेड नहीं किया था या मिलिटरीली इंटरवीन नहीं किया था
तो हम उनका जो एक पोजीशन थी कि लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स की जो रशियंस बात करते थे, तो हम उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन उस हद तक जब तक उन्होंने मिलिट्रीली इंटरवेन नहीं किया। उसके बाद से हमारी पोजीशन में थोड़ा बदलाव आया। अब हम सपोर्ट तो अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते, किसी को भी सपोर्ट नहीं करते, एक बैलेंस पोजीशन लेके चल रहे हैं, लेकिन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल को हम जरूर एंडोर्स करते हैं। तो ये इन सब चीजों के चलते हुए अमेरिका की तरफ से काफी समय से हमें नज किया जा रहा है। शुरू में अमेरिका ने कहा कि हाँ, वो समझते हैं कि भारत और रशिया के संबंध काफी पुराने हैं, बहुत मजबूत है, भारत की डिपेंडेंस भी है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अमेरिका इस बात को जानता है कि एशिया में अगर उसे कोई पार्टनर चाहिए तो वो खासतौर से चाइना को कंटेन करने के लिए, तो भारत के अलावा उससे कोई दूसरा ऐसा डिपेंडेबल पार्टनर नहीं मिल सकता। और क्वाड में भी भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा निवेश के लिए उनके पास डेस्टिनेशन है। तो कैनवेस जो है हमारा रिश्तों का इतना बड़ा है कि वो इसे अमेरिकन इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन जरूर है। उन्हें लगता है कि जैसे यूरोपियन अलाइज उनकी बात मान रहे हैं, भारत को भी चुपचाप जो है उनके साथ आके खड़े हो जाना चाहिए था। बरो सर, चाइना की जो धमकी दी जा रही है कि चाइना अगर अब अगली बार LAC क्रॉस करेगा तो हम आपका साथ नहीं देंगे, वो कितना दिक्कत का इशू बन सकता है आगे आने वाले समय में? या हमें इसको अभी केवल धमकी मानना चाहिए? पहले भी ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमारा इस पूरी प्रोसेस में, हमने अकेले ही लड़ाई लड़ी है चाइना से अभी तक। जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और ये दिलीप सिंह साहब जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन अब अमेरिकी बन गए हैं, उनका बड़ा बचपना था ये इशू को इस किस्म से अनडिप्लोमेटिक तरीके से भारत के सामने पेश किया इन्होंने। पहली बात यह है कि जब पहले भी चीन घुसा आया था तो अमेरिका ने तो हमारे लिए कोई मदद तो दी नहीं, और ना ही चीन की उन्होंने निंदा की। दूसरी बात यह है कि ये चीन का मसला लेके अमेरिका के अंदर आप देखिए, एक चीज समझना पड़ेगा। मैं हर बार कहता हूं कि अमेरिका में खास करके वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क के अंदर इतने ज्यादा थिंक टैंक हैं जितने ब्रिटिश आर्मी में टैंक नहीं। वो सबको ये काम दिया गया है कि कुछ ना कुछ आप हवा तैयार करते रहो। ये यूक्रेन की लड़ाई भी इसलिए शुरू हुई है कि अमेरिका ने एक सिचुएशन पैदा की जब रूस की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था, नेटो को बढ़ावा देते गए, और जब उनको अफगानिस्तान में इतनी इनकी बेइज्जती हुई तो एक नया मैदान ढूंढ रहे थे जहां पे उनकी थोड़ी ना थोड़ी तो कोई इंपॉर्टेंस हो, और इसलिए वो यूरोप में वापस घुस आए हैं। अभी ये चाइना के साथ जो मसला है, ये बार बार अमेरिका दिखाया जा रहा है, वो तो हमको चाहता है उनके साथ, हम उनके साथ खड़े हों चाइना के खिलाफ। अपने आप तो अमेरिका चाइना के साथ अगर टक्कर ले सकता तो इतने बार बार चाइना का विषय हमारे पास तो नहीं खड़ा करता। हमने तो कब जाके बोला है ओपनली अमेरिका को कि आप हमारी समर्थन कीजिए चाइना के खिलाफ। दूसरी बात यह है, ये क्वाड वगैरह जितने भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए हैं, कहते तो हैं इसका स्ट्रेटेजिक मकसद नहीं है, ये चाइना के खिलाफ नहीं है। तो क्या क्वाड खड़ा किया गया था वैक्सीन बेचने के लिए? मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। तीसरी बात यह है कि वो रशिया के खिलाफ अभी चाहते हैं कि या यू आर विथ अस या अगेंस्ट अस। ये अमेरिका का एक तकिया कलाम रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे खिलाफ हैं। उनकी पॉलिसी के अंदर कोई मिडिल पाथ नाम की चीज ही नहीं है। जो सोचा समझा रास्ता जो भारत इख्तियार कर रहा है, वो हम हजम ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कोई रास्ता कोई देश ले सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूरोप के देश शामिल है इसमें। वो सब अमेरिका की कोर्ट को पकड़ के लटके हुए हैं कि आप हमें बचा लो। भारत किसी को नहीं बोलता आप हमें बचाओ, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं और हम अपने दोस्त खुद चुनते हैं। अगर आपको हमारी राय सोच और समझ के साथ देखना है तो अच्छा है, नहीं देखना है तो आपका नुकसान ज्यादा होगा अगर भारत आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा। भारत तो आपके बगैर यहाँ तक पहुंचाया है, आगे भी चले जाएगा।